जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान भाई कर हमार बटले बहुत बहुत जोहार। रोज संगे ही हम जतरू भाई और संगे हैं साथी रुमकी का भी आप सभी को बहुत बहुत जोहार। हाँ भौजी, का हाल समाचार? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? एकदम हम नगदे नगद ही। चलिए, हम दोनों तो अच्छे हैं, हमारे किसान मित्र कैसे हैं? एकदम ओहो मन नगदे नगद है। बरसात कर मौसम आ जा है और मन खेती बाड़ी में लागल है। लेकिन किसान भाई हमरे मन रोरी मन से गुठिया बतियाब उकर से पहले हमरे मन तनिसन कृषि कृषि समाचार। समाचार देख लो। अब कृषि समाचार में हमरे मन जानब की खेती बाड़ी से संबंधित का हमरे जानकारी साथ ही मौसम के मिजाज के बारे में, एकदम। मंडी के भाव के बारे में। आओ तब हमरे फटाफट एकदम देख ले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खूंटी के किसानों को मिलेगा अनुदानित हस्तचलित और पावर चलित चारा कटर मशीन। रांची में सामयिक खेती पर कार्यशाला का आयोजन। गेंदा फूल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं अफ्रीकन गेंदा और पूसा बसंती। और अब समाचार विस्तार से। राज्य पशुपालन विभाग के जिला गव्य विकास कार्यालय द्वारा खूंटी जिले में गव्य विकास से जुड़े पशुपालकों के बीच हस्तचालित और पावर चालित चारा कटर मशीन का वितरण किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा हस्तचालित चारा कटर की कीमत 5,000 रुपये और पावर चालित चारा कटर मशीन की कीमत 20,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसमें 25% राशि लाभुक को स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष 75% राशि राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराया जाएगा। पिछले दिनों राजधानी रांची में सुखाड़ विरोधी अभियान, अभिव्यक्ति फाउंडेशन और CWS की ओर से समेकित कृषि प्रणाली पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। समिति निदेशक जटाशंकर चौधरी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि खेती की लागत बढ़ जाने से किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें समेकित खेती अपनाना चाहिए। साथ ही मत्स्य विभाग के उपनिदेशक HN द्विवेदी ने छोटे किसानों को मछली पालन से जुड़ने पर बल दिया। नमी भरा बरसात का मौसम हो या जाड़े का समय, इन दिनों जन्म लेने वाले चूजों को अतिरिक्त गर्मी प्रदान करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि चूजों के पंख छोटे होते हैं। इसलिए ठंड की वजह से मरने का खतरा ज़्यादा रहता है। इस खतरे से चूजों को बचाने के लिए मुर्गी पालक ब्रूडिंग की व्यवस्था करें। मुर्गी पालक पहले देख लें कि मौसम में अगर नमी और ठंड की बढ़ोतरी हुई है तो बल्ब और होवर के सहारे ब्रूडिंग का इंतजाम करें। मुर्गी पालक भाइयों, खास करके जो भी मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं, तो चूजा लाने के बाद सबसे पहले प्रक्रिया होती है जिसे हम ब्रूडिंग कहते हैं। ब्रूडिंग कहने का मतलब यह हुआ कि ब्रूडिंग चूज़ों को अलग से गर्मी प्रदान करना। क्योंकि आप देखे होंगे कि देसी मुर्गी भी अगर 8-10 चूजे निकालती हैं तो वो अपने पंख के नीचे ढक लेती है, क्योंकि उनको गर्मी दिया जाता है मुर्गी के शरीर से। क्योंकि मुर्गियों के शरीर का तापमान 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसकी वजह से और उनके ऊपर जब चूजे आते हैं तो पंख बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसके लिए उन्हें ठंड लगने की ज़्यादा संभावना होती है और ठंड लगने पर मुर्गियों में मृत्यु दर बहुत अधिक हो जाता है। तो ब्रूडिंग के लिए हम अलग से तापमान देते हैं, या तो बल्ब जला करके। एक उपकरण होता है जिसे हम होवर कहते हैं, ये एक बड़ी मुर्गी का काम करता है और ये टीना या चदरा का बना हुआ गोल आकार का होगा और इसके अंदर ही ला करके चूज़ों को छोड़ना होता है। और ये जब बल्ब जलने से वो टीना भी गर्म होता है, साथ साथ में बल्ब से भी चूज़ों को गर्मी मिलती है। फूलों की खेती से जुड़े किसान गेंदा फूल की खेती से बेहतर उपज पाने के लिए अफ्रीकन गेंदा, पूसा बसंती, पूसा नारंगी, लेमन ड्रॉप, ऑरेंज ड्रॉप और फ्रेंच गेंदा नामक उन्नत प्रभेदों का चयन करें। जो किसान गेंदा फूल की खेती करना चाह रहे हैं वह जुलाई से अगस्त तक बिचड़ा लगा सकते हैं। इस फसल की खेती के लिए वैसे खेतों का चयन करें जो दोमट मिट्टी युक्त हो, pH मान 7 के आसपास हो और उस खेत में जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। किसान गेंदा फूल के उन्नत प्रभेदों में अफ्रीकन गेंदा, पूसा बसंती, पूसा नारंगी, लेमन ड्रॉप, ऑरेंज ड्रॉप और फ्रेंच गेंदा लगाकर 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज पा सकते हैं। रोटरी डिबलर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिससे डिबलिंग विधि से बीजों की बुआई की जाती है। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है।
सफल किसानों की श्रेणी में आज हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जिन्हें अपने बुलंद हौसलों पर पूरा यकीन है और यही यकीन उन्हें खेती में आने वाले प्रतिकूलताओं से लड़ने की ताकत देता है। आइए आज हम मिलते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जिनके अटल इरादों को कोई भी विपरीत परिस्थिति डिगा नहीं सकी। यही वजह है कि ये अपने हर फसल से हर मौसम में अच्छी उपज प्राप्त कर लेते हैं। जॉब के बाद हम खेती करना स्टार्ट किए हैं। खेती करते हैं, खेती से अच्छी आमदनी हो जाती है। इसके साथ हाँ पोल्ट्री फार्म भी किए हुए हैं, वो भी मतलब साइड इनकम है। महीना का एवरेज लगभग 20,000 का हो जाता है अभी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार से हैं। चावल मोटा 1,850 रुपए से 2,050 रुपए, चावल मध्यम 2,150 रुपए से 2,550 रुपए, चावल उत्तम 2,750 रुपए से 5,050 रुपए, गेहूं 1,400 रुपए से 2,150 रुपए, चना 3,600 रुपए से 4,150 रुपए, दाल अरहर 5,700 रुपए से 6,500 रुपए, दाल मसूर 4,550 रुपए से 5,000 रुपए, दाल चना 4,500 रुपए से 4,900 रुपए, सरसों तेल 8,500 रुपए से 9,700 रुपए, चीनी 3,350 रुपए से 3,450 रुपए, आलू 700 रुपए से 950 रुपए और प्याज 1,075 रुपए से 1,300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत जैसे हमने कहा था कि बहुत सारी जानकारियां आप लेंगे, मौसम के बारे में जानेंगे, मंडी के भाव के बारे में जानेंगे। ये सारी जानकारी आपने ले ली। अब वक्त है आपको दूसरी जानकारी देने का। लेकिन किसान भाई को उम्मीद जाब तनी सन विराम करवा दे हमरे मन रोमन से भेंट करब और जानकारी एकदम बढ़िया रोमन खातिर लेके हमरे मन आही तो रोमन एकदम इंतजार करो। हमरे मन तुरते आवत है छोटे से विराम के एकदम। पिछली बार मौसम ने फसल का बहुत नुकसान किया, मगर चेतराम किसान के जीवन में फिर भी खुशहाली है। मैंने मौसम आधारित फसल का बीमा जो करा रखा था, जिसका क्लेम मुझे 45 दिनों के अंदर मिल गया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में कम या अधिक वर्षा और रबी में बेमौसमी वर्षा, तापमान, नमी आदि से होने वाले फसल के संभावित नुकसान की भरपाई की जाती है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा लागू मौसम आधारित फसल बीमा योजना से लाभ उठाएं। तुरंत निकट के सरकारी बैंक की शाखा या कृषि अधिकारी से संपर्क करें। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह,
बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के इस अंक में। देखो वो जो हम कहत रही नी कि बरसात कर मौसम आ जाए है और किसान मन में हरियरी छाए जाए है। हरियरी तो है है भाई, चारों बटे अगर देखब तो घास मन हरियर हरियर और खेत भी हरियर। घास खा के ही जीना है। नहीं भाई, हमरे मन घास तो खाबे करब, संगे संगे धान कर खेती करब, काहे कि धान हमरे मन खाब उकर से कि जो खरपतवार होले से कि पशु मन खाबे। इधर उधर चल जाते हैं, जो मेन जो विषय है उसको बाद में बताते हैं। एकदम। तो ज़्यादा खिसाए के नखे हम बताए देते, ये धान का खेती करे है एरोबिक। हाँ, एरोबिक विधि से करे है। तो किसान मन ये बड़ा नगद विधि है, इकर में करे का है कि हमरे मन जे बीड़ा लगाईला, बीड़ा जो खेत में हमरे मन लगाईला, बीड़ा करे के नखे इकर में सीधे सन हमरे मन के धायर में खेते में रोप देना है। बस आप ही बता दीजिएगा भाई, हम जानी ला तनी मनी तो बताए देव थे। अच्छा वो चलो हमरे मन जान लेविला कि कैसे इकर खेती करल जाएला। विशेषज्ञ हमारे साथ। हाँ और कितना नगद इकर से हमरे मन जानकारी ले सकीला। सर हमें बताइए कि एरोबिक विधि से धान की खेती कैसे की जाती है और किन किन बातों का खास ख्याल रखा जाता है? जो पारंपरिक विधि से हम लोग जो धान की खेती करते हैं उसमें क्या करते हैं कि हम लोग पौधशाला में जो है वो बिचड़ा तैयार करते हैं, फिर उसका रोपाई खेत को कादो करके फिर उसमें रोपाई करते हैं। तो उसमें बहुत पानी की आवश्यकता पड़ती है और जिस तरह का अभी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसके चलते क्या हो रहा है कि पानी का जो आने का मानसून जो आने का समय है उसमें भी अनियमित है और जो बारिश होती है कभी कभी कम बारिश होती है, कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। तो झारखंड के लिए जो झारखंड में मध्यम ज़मीन है, जो मीडियम लैंड हम लोग जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे अनुसंधान केंद्र जो हैदराबाद में है और एरी जो मनीला में है, तो वहाँ से एक एरोबिक तकनीक से धान की खेती के बारे में निकला है जिसका प्रचार प्रसार बड़े ज़ोरों से चल रहा है। तो इसकी खासियत ये है कि जैसे हम लोग गेहूं में खेत की तैयारी करते हैं उसी तरह इसमें भी हम लोग धान के लिए भी एरोबिक विधि में उसी तरह से खेत की तैयारी करते हैं। और फिर क्या करते हैं, जब हमारा खेत तैयार हो जाता है तो 20 सेंटीमीटर के दूरी पर जो कतार से कतार की दूरी होती है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर जो पौधा से पौधा की दूरी होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग उसमें हम लोग कतार में जो है 1 से 2 बीज 10 सेंटीमीटर के अंतराल में जो है उसको हम लोग गिराते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि उसको हम लोग पट्टा दे करके ढक देते हैं और ढकने के बाद क्या करते हैं 2 से 3 दिन के अंदर में क्या करते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि एरोबिक राइस में जो धान की सीधी बुआई होती है तो उसमें खरपतवार की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो खरपतवार की अत्यधिक समस्या होने के चलते हम लोग किसानों को ये सलाह देना चाहते हैं कि आप पेंडिमिथाइलिन जो खरपतवार नाशी दवा है उसको 2 से 3 दिन के अंदर में, मतलब जिस दिन आप बुआई करें बीज का उससे 2 से 3 दिन के अंदर में 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से 600 मिलीमीटर पानी में घोल करके उसका 2 से 3 दिन के अंदर में जो है उसको स्प्रे कर देंगे तो उसमें जो है जो भी खरपतवार आएगी उसको वो नियंत्रित कर लेगी। और
इसमें किसान को खास करके इसमें पानी जो है, जो हम लोग पारंपरिक खेती करते हैं जिसमें कादो करके खेती करते हैं, उसके बनिस्बत इसमें 30 से 70% तक पानी का बचत हो जाता है। तो किसानों को सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा ये होता है कि उनको अलग से पौधशाला की तैयारी नहीं करनी पड़ती है। फिर पौधशाला से जो हमारी जो बहनें हैं वो क्या करती हैं, पौधशाला से फिर बिचड़ा उखाड़ती हैं और फिर कादो वाले खेत में जो रोपाई करते हैं तो रोपाई में काफ़ी खर्च आ जाता है, मजदूरी पर काफ़ी खर्च आ जाता है। लेकिन यदि हम लोग सीधी बुआई जो एरोबिक तकनीक में हमने बताया, यदि इससे हम लोग खेती करेंगे तो हमारा वो जो खर्च है बच जाता है। तो और जबकि इसमें उपज जो है, यदि हम लोग सही ढंग से हर चीज़ को मतलब खरपतवार का नियंत्रण सही ढंग से कर लेंगे और सही समय पे यदि हम लोग खाद का उपयोग करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हम लोगों का उपज आता है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है जो पारंपरिक विधि से करेंगे और एरोबिक विधि से करेंगे। लेकिन इसमें बचत जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आपको जैसा हमने बताया कि 30 से 70% जो है जल की बचत हो जाती है। उसके बाद जो अलग से जो मजदूर जो रोपाई करने में जो लगती है औरतें, बिचड़ा निकालने में, ये सारी चीज़ों में खर्च में कमी आ जाती है। अब किसान बंधु, आप ये भी जानना चाहते होंगे कि कीटनाशक की छिड़काव वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो एरोबिक खेती में कब और किस वक्त की अवधि में कीटनाशक की छिड़काव करनी चाहिए, ये भी जान लेते हैं। और 15 से 20 दिन के बाद जो भी कोई खरपतवार आए तो उसके लिए जो है नियंत्रण के लिए हम किसान भाइयों को कहना चाहेंगे कि नॉमिनी गोल्ड या बाई एस्पेरिबैक सोडियम जो है उसकी मात्रा सिर्फ 27 ग्राम एक हेक्टेयर में उसकी ज़रूरत होती है। यानी बहुत ही कम मात्रा में जो है आप देखेंगे कि 1 हेक्टेयर जो है उसको करीब 750 रुपये के आसपास खर्च आता है। एक बार स्प्रे करेंगे उसमें नॉमिनी गोल्ड का, जो 20 हम लोग 15 से 20 दिन के बाद स्प्रे करने के लिए बोलते हैं, तो पूरी तरह घास का उसमें नियंत्रण हो जाएगा। जो सबसे बड़ा समस्या एरोबिक राइस के साथ है, घास का प्रकोप सबसे ज़्यादा इसमें रहता है। तो किसान को सबसे पहले हम ये सुझाव देना चाहेंगे कि किसान भाई सबसे पहले बीज उपचारित करें। उसमें क्या करें, बेविस्टिन 2 ग्राम जो है प्रति केजी बीज के दर से जो है बीज को पहले उपचारित कर दें। तो बहुत सारी बीमारियां जो है वो बीज जनित होती है, वो अपने आप उसका नियंत्रण हो जाएगा। दूसरी बात, यदि आपको खेत में लग रहा है जो मुख्य कीटनाशक यहाँ पे होता है उसमें स्टेम बोरर होता है जो तना छेदक होता है, तो तना छेदक ये यहाँ की मुख्य बीमारियों में से है। तो उसके लिए हम लोग किसान को बोलते हैं कि एंडोसल्फान की जो दवा आती है उसका यदि आप स्प्रे कर देते हैं, जैसे ही आप देखते हैं कि खेत में जो है तना छेदक का प्रकोप नज़र आ रहा है तो वो उसका आप नियंत्रण कर सकते। दूसरी बात है कि जो आपका एरोबिक राइस है इसमें दीमक का प्रकोप होता है। किसान, चूँकि यहाँ का जो मिट्टी है अम्लीय मिट्टी में दीमक की प्रकोप होती है, तो किसान को चाहिए कि जब वो रोपाई कर रहे हों, जब वो बुआई कर रहे हों, उसी समय क्लोरोपाइरीफॉस एक दवा आती है जो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से मिट्टी में जिस समय वो बुआई करते हैं उसी समय उसमें मिला देंगे तो दीमक का जो प्रकोप है वो उसमें नहीं आएगा। तो इस तरह से किसान जो है एरोबिक विधि में जो धान की खेती होती है उसको वो नियंत्रित कर सकते हैं। और इन तमाम जानकारियों के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। किसान भाइयों जोहार। अभी आपने जानकारी ली किनसे? हाँ, डॉक्टर नैयर अली हमरे मन के हाँ। बताते रहे और बड़ा बढ़िया विधि के बारे में जानकारी देने किसान मन। तो आओ हमरे मन इकर से जानकारी लेके और फायदा हमरे मन उठाओ और खेती बटे एकदम अग्रसर हमरे मन हो जाए। बिल्कुल। और ये जानकारी के बाद एक दूसरी जानकारी भी है हमारे पास। एकदम वो जानकारी ये है कि कुछ दिन पहले ना एक मेरा किसान मित्र है, उन्होंने बताया कि उसके पशु ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा किया। मैंने लंगड़ा के चलत हो। हाँ, और कुछ उसके पाँव में कुछ हो भी गया है। हाँ, देखो के कहल जाएला खुरा चपका, और पशु मन में बड़ा एकदम प्रचलित रोग है किसान मन, और इकर से बड़ा प्रभावित होए ना हमरे मन कर पशुधन। तो भाई खुरा चपका से हमरे मन के अपन पशु के बचाना बहुत जरूरी है। तो आओ हमरे मन इकर बारे में जानकारी ले लो। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार हमरे मन के इकर बारे में जानकारी देवें और कैसे हमरे मन अपन पशुधन के बचाव से कर बारे में। आओ तो फटाफट जानकारी ले लो।
डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो खुरहा चपका रोग होते हैं उसके लक्षण क्या हैं? खुरहा चपका रोग जो है वो एक वायरल डिजीज़ है, विषाणु से होने वाली बीमारी है और यह बहुत ही संक्रामक रोग है। एक छुआछूत वाली बीमारी है, एक पशु से दूसरे पशु में बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। इसमें जो आपने प्रश्न किया कि लक्षण क्या है, तो सबसे पहले उसमें लक्षण आते हैं कि पैर में उसमें खुर जो होती है, खुर में घाव हो जाता है और वो पहले लाल रंग का होगा, फिर धीरे जो खुर और जो पैर में जो मिलाप होता है उस जगह पे वो बहुत तेज़ी से लाल होगा और वो घाव बनने लगेगा और धीरे धीरे अगर छोड़ दिया जाएगा तो वो खुर अलग होने के चांसेस रहते हैं। जो सुअर पालक जो किसान भाई हैं उसमें अधिक होता है कि सुअरों में बहुत अधिक ये खुर जो है वो निकल जाते हैं अगर पहले से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया। फिर सब ये गायों में वो मुंह में खुर में भी घाव होता है या मुंह में भी छाले पड़ जाते हैं, बहुत तेज़ बुखार होता है और वो छाला फट जाता है। तो इसके कारण जो पशु हैं वो खाना नहीं खाने पाते हैं। तो खाना नहीं खाते हैं तो उससे है कि अंत में क्या हुआ कि वो प्रोडक्टिविटी मतलब दूध देने वाली है तो दूध कम हो जाएगी, या फिर जैसे गाय बैल हैं जो किसान भाई अपने खेतों के लिए रखते हैं तो उसमें वो खेत में काम नहीं कर पाते हैं। ये तो उस समय की बात है जब उसको रोग हो जाता है, लेकिन जब रोग ठीक भी हो जाता है तो जैसे उसका पूरा प्रोडक्टिविटी वापस नहीं आता है। जैसे दूध अगर 10 किलो दे रही है तो वो पूरा 10 किलो ठीक होने के बाद भी 10 किलो नहीं आता है, 5-7 किलो में ही रुक जाता है। फिर या तो जैसे आप किसान भाई अगर खेतों में काम करवा रहे हैं तो वो बैल जितना पहले काम करता था उससे 60% काम करता है। तो ये इसका मतलब कि बीमारी के बाद भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो बीमारी हो जाता है और आपने कहा कि ठीक भी हो जाते हैं तो पहले जैसे नहीं रहते हैं, तो फिर पहले जैसे लाने के लिए हमारे किसान भाई क्या कर रहे हैं? जैसे ये वायरल डिजीज़ है तो ये अपना एक कोर्स होता है, उसको पूरा करने के बाद चला जाता है। इसमें जो कहते हैं कि मॉर्बिडिटी मतलब कि जो पशुओं में फैलने की जो क्षमता बहुत अधिक रहती है लेकिन मृत्यु दर कम है। लेकिन आजकल कुछ रिपोर्ट है जैसे वायरस से जो म्यूटेट भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा मृत्यु दर बढ़ गई है। तो इस कारण वो मतलब कि रोग होने के बहुत चांस है, मृत्यु दर कम है, लेकिन रोग हो जाने के बाद प्रोडक्टिविटी मतलब इकोनॉमिक लॉस अगर देखेंगे तो बहुत अधिक है। अब जैसे ये रोग के बचाव के लिए आपने पूछा कि रोग का बचाव कैसे करें, तो सबसे पहले है कि उसको ये जो खुर में जो घाव हो गया तो उसको साफ़ सफाई करना, वहाँ पर ये एंटीबायोटिक का मलहम लगाना, या सबसे अच्छा होता है कि लाल पाउडर जो होता है ये पोटासियम परमैंगनेट का पाउडर होता है, उसको एक चुटकी मतलब 4-5 दाना आधा लीटर पानी में लेके उसमें बढ़िया से घोल दीजिए और वो पैरों में लगा दीजिए, तो जिसके कारण वो जो घाव है वो कम हो जाएगा। एक तारपीन का तेल मिलता है तो वो तारपीन का तेल जो है जो दवाई दुकानों में उपलब्ध है वो लेकर वहाँ लगा देने से, चाहे हीमैक्स पाउडर है, हीमैक्स मलहम है, वो लगा देने से वहाँ पर मक्खियाँ नहीं बैठेंगी। तो मक्खी नहीं बैठने से वो घाव ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगा और वो ये तारपीन तेल है या हीमैक्स है या पोटासियम परमैंगनेट है ये इसको रोकता है। दूसरा खुरहा चपका के लिए है कि आप एक टीका उपलब्ध है, तो टीका है वो साल में 2 बार दिया जाता है। आजकल जो हमने पहले बताया कि वायरस का म्यूटेंट हो रहा है तो 3 बार अब हम लोग ने रिकमेंड करना शुरू कर दिया है। तो अभी जैसे ये जो खुरहा चपका रोग है जो ठंडों के समय में बहुत अधिक होने के रहती है, तो एक तो अक्टूबर-नवंबर में आप उसको दे दें और एक अभी अप्रैल मई जून में, जैसे बरसात के समय में थोड़ा सा वातावरण में टेम्परेचर कम हो जाता है तो फिर और नमी बढ़ जाती है, तो इस समय भी उसका फैलने के बहुत चांस रहते हैं। उसके लिए 3 ml का एक खुरहा चपका FMD वैक्सीन आता है, खुरहा चपका टीका, तो वो 3 ml को चमड़ा में देने से वो दे सकते हैं। तो इसकी उपलब्धता हमारे किसान भाई कहाँ से प्राप्त करेंगे? ये सभी दवा दुकानों में उपलब्ध है और हमारे झारखंड सरकार के द्वारा भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें वो वहाँ के निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करने पर वो वहाँ पर उनको मिलता है। डॉक्टर साहब, इन सब बातों के अलावा हमारे किसान भाइयों में आम समस्या देखी जाती है कि जब खुरहा चपका रोग गर्भवती गायों को हो जाती है तो क्या उनको बच्चों के भी होने की संभावना बनी रहती है? हाँ, अगर बच्चे छोटे हैं
तो उसमें अगर मादा गाय को हो गई है खुरा चपका और वो दूध पी रहा है तो उसमें होने के चांसेस अधिक रहते हैं और उसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखता है, अचानक ही मृत्यु दर हो जाती है। और खुरहा चपका से जो मृत्यु दर है वो बच्चों में बहुत ही अधिक है, 50% से ऊपर। जैसे मैंने बताया कि बड़े गायों में मृत्यु दर नहीं है, लेकिन बच्चों में बहुत अधिक मृत्यु दर है। तो अगर किसी भी गाय को खुरहा चपका हो गया है तो वो अपने बछड़ों को उसका दूध नहीं पिलाएं, क्योंकि दूध से भी वो वायरस है वो चला आता है। उनके दूध से क्या कि फिर मनुष्य जो लेते हैं उनको भी इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं, वो मनुष्य में फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये खुरा चपका मनुष्य में फैलने वाली बीमारी तो जब गर्भवती पशु हो जाती है उस समय अगर रोग होता है तो उनके बच्चों को क्या करें? गर्भवती में होने के बच्चों में नहीं होता है, लेकिन एबॉर्शन हो जाता है, मतलब बच्चा फेंक देती है उस बीमारी होने से। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने खुरहा चपका रोग के निदान के बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि आप इसका उपयोग करेंगे और अपने पशुओं में होने वाले खुरहा चपका रोग से निदान पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये जानकारी अब उम्मीद करते हैं कि जो हमारे किसान मित्र हैं उन्हें अच्छी लगी होगी और वो अब इससे फ़ायदा उठाएंगे और जो अपने पशु हैं उनको ये बीमारी से बिल्कुल बचा पाएंगे। एकदम। तो खेती बाड़ी कर संगे संगे हमारे मन कर पशुधन कर भी सुरक्षा हमारे मन कर बहुत दायित्व हो जाला। तो किसान मन बड़ा नगद जानकारी उनके होलक, हम जानकारी से प्रभावित होली और बहुत अपन जो पशुधन है वो बटे हमारे मन ध्यान देव। और साथ ही कहने का ये भी मतलब है कि जो किसान हैं हमारे उनको तो हम जानकारी देते हैं, साथ ही साथ हम भी अवगत हो जाते हैं। एकदम एकदम सही बात कहली भौजी। और लेकिन अब तो कार्यक्रम कर बेरा भी सिरात है और अगला हफ्ता जरूर हमारे मन भेंट करब, लेकिन उकर से पहले पता तो लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, राती रोड, रांची। 3 संख्या हम बता देवे किसान मन। 3 संख्या है 834-001। अगर आप हमें सुझाव देंगे या फिर आप किसी बारे में किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा आपको वो सारी चीज़ें बताने में। तो अब रूम के भोजे हमारे मन के विद्यालय चाहिए किसान मन से। चलो तब जोहार।